हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिवाइज किया कि नहीं किया अभी तक, कि सीधा उठकर आगे क्लास लेने? लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ फाइनल अकाउंट पढ़ाया था आपको, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के। और ये जो फाइनल अकाउंट मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के बताए थे, तो उसमें हमने जो एक न्यू वाला पढ़ा था कि बाकी तो सब कुछ सेम है, बस एक ये जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये नया बनाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ क्या होती हैं? जो रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, डब्ल्यूआईपी में बनता है, फिर उसको कन्वर्ट कराती हैं। इसके अलावा मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाया था। डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है वो बताया था, बाय प्रोडक्ट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था। उम्मीद करता हूँ आपने इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को एक बार रिवाइज जरूर किया होगा आज का लेक्चर प्ले करने से पहले। नहीं किया तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। डायरेक्ट डेबिट साइड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकलता क्या था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकलता था जो माल आपने बनाया, जो फिनिश्ड गुड्स आपने बना के तैयार किए, उसकी टोटल कॉस्ट, उस माल को बनाने में कितने की लागत आई, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निकाल कर देता था। जिसमें कि हमारा रॉ मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाकर प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन जब मैं आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मैं इस प्राइम कॉस्ट को नहीं लिखूंगा, मैं पूरा पूरा लिखता चला जाऊंगा। फिर मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर भी हो सकता है इस इनडायरेक्ट में, और डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आता है ये जो बाय प्रोडक्ट आपका बनकर निकलता है, उसकी जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। लास्ट में आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी जो गुड्स बनकर तैयार हुए उसकी यूनिट्स, और कितना उन पर पैसा लगा उसकी कॉस्ट, ये आप ट्रांसफर कर देते हो कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। बच्चों, आज इसी को ही यूज करते हुए मैं आप लोगों के साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कुछ देखेंगे क्वेश्चन, खत्म हो जाएगा ये जल्दी से ही बस। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मिस्टर विमल runs a factory which produces soaps. Following details were available in respect of his manufacturing activity for the year ended 31st March 2016. 31 मार्च 2016 की कुछ आपको डिटेल्स गिवन है। एक कंपनी है जो कि सोप्स, साबुन जिससे नहाते हो आप लोग सुबह, वो प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स आपके पास हैं? डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग 10,000 यूनिट, और ये रही उसकी कॉस्ट। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 12,000 यूनिट्स, ये रही उसकी कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस, यहाँ पर परचेजेस का मतलब है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये मिसप्रिंट नहीं है। ये परचेजेस अगर होगा तो वो रॉ मटेरियल की ही परचेजेस होंगी। हायर चार्जेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.6 यानी 60 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। जितनी यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो, हर यूनिट के अकॉर्डिंग 60 पैसे आपको पे करना पड़ता है हायर चार्जेस। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000। इसके अलावा डायरेक्ट वेजेस आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट हो गया, यूनिट प्रोड्यूस हुई 5 लाख यूनिट। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तो आइएगा आंसर नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और ये आप बना रहे हो किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विमल। फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर्टिकुलर्स,
यूनिट्स अमाउंट particulars unit particular units amount। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स। तो आप यहां शो करेंगे टू ओपनिंग WIP 10,000 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट आपको गिवन है कितनी, 16,000 रुपीज। तो आप यहां शो कर देंगे 16,000। ठीक है जी। इसके बाद था क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट्स। तो आप यहां शो कर लीजिए बाय क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट आप देखेंगे जो कि आपको गिवन है वो है 20,000 रुपीज। इसके बाद आपको ये दोनों हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपको यहां पर लिखना होता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब चेक करो जरा, ओपनिंग कितना गिवन है, ओपनिंग 170, परचेजेस 820। तो ओपनिंग हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अंदर ही 170, परचेजेस आ गया आप लोगों के पास 820, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 190। चेक करें कितना आ रहा है, 170 प्लस 820 माइनस 190। 8 लाख की कंजम्पशन आ गई आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आएगी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। WIP का ओपनिंग डेबिट, और ओपनिंग तो किसी का भी वो डेबिट आता है, एसेट है, और जो क्लोजिंग WIP है वो क्रेडिट। यहां तक का मेरा पार्ट हो गया। अब आता है हायर चार्जेस ऑफ मशीन। एक तो ये है, एक है डायरेक्ट वेजेस। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट वेजेस लिख देता हूं, जो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है वो मैं लिख लेता हूं, टू डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस निकालने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था, 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर एंड एट द रेट ऑफ 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ये रही आपके पास, ये रही 5 लाख यूनिट्स। 5 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई है। तो वर्किंग नोट में आ जाइए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब कहता है 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो 5 लाख इंटू 0.80, 80%, 4 लाख हो गया। ये हो गई जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस्ड की उसकी। जो यूनिट्स आपकी क्लोजिंग WIP है वो कितनी, उस पर क्या है 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। और क्लोजिंग WIP आपको यहां से मिलेगा 12,000 इंटू 0.40, 12,000 इंटू 0.40 अचोक 48। तो ये आ गया आपके पास टोटल 4800। 4,04,800। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी डायरेक्ट वेजेस 4,04,800।
ये आ गई आपकी डायरेक्ट वेजेस। आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ। और क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वेजेस के बाद आप लिखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास दो अलग एक्सपेंसेस है, एक तो हायर चार्ज ऑफ मशीन एंड हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री। तो हायर चार्ज ऑफ मशीन पर आ जाता हूं मैं पहले। हायर चार्ज ऑफ मशीन कितना है? आपको गिवन है 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो 0.6 इंटू 5 लाख कर लोगे, 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुई इनटू 0.6, तो 6 पंजे 30, आपका 3 लाख हो गया ये। डन डन। और क्या है इसके अलावा? हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। अब ये हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री आपका डायरेक्ट है या हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री? मैं इसमें लिख रहा हूं डायरेक्ट ही, मैं उसको अपना मना रहा हूं हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। और वो आपको डायरेक्टली गिवन है, उसका अमाउंट आई थिंक 2,20,000। तो ये आपके खर्चे हो गए। और भी खर्चा था, एक खर्चा और था आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो आप इसके नीचे ही लिख देंगे फिर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो आपको गिवन है कितना? रिपेयर एंड मेंटेनेंस 180। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 180। क्लियर हो गया यहां तक? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, आप करो इसका टोटल। 16,000 प्लस 8 लाख 404,800 3 लाख 2,20,000 1,80,000 190 सॉरी 1,920,800 19,20,800। और इसको कर लो इस 20,000 में से माइनस 20,000। तो आपके पास जो अमाउंट आया वो आया 19,08,000। ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जाएगा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में 19,08,000। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स कैसे निकालोगे आप? आपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस की तो वो कितनी यूनिट्स थी? आपने 5 लाख प्रोड्यूस की। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ये आपका एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। अमाउंट यहाँ पे भी सेम आएगा 19,20,800। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मिस्टर पंकज runs a factory which produces motor spare of export quality. The following detail were obtained about this manufacturing expenses for the year ended on 31st March 2016. तो ये आपका ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल क्लोजिंग ओपनिंग, देन क्लोजिंग, देन रिटर्न। रिटर्न वाला भी माइनस ही होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस में डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, अब यहां पर ये जो पार्ट है आपको, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही हो गया। ये जो नीचे वाले हैं ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों।
ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, चाहे आप रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करो, चाहे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड की बात करो, चाहे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी की बात करो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो आइएगा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, आंसर नंबर 3। in the books of Mr. Pankaj, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में वैसे यूनिट्स है नहीं कहीं पर भी गिवन, तो एक छोटा सा कॉलम फिर भी चलो बना लेते हैं, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले ओपनिंग WIP, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, ओपनिंग WIP 3,90,000। फिर आता है यहाँ पे क्लोजिंग WIP, बाय क्लोजिंग WIP 5,07,000। फिर रॉ मटेरियल की तो कंजम्पशन आएगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसमें आप लिखो ओपनिंग प्लस परचेजेस, क्लोजिंग माइनस होगा, और इसमें एक और भी है, इसमें आपके पास रिटर्न भी है, तो वो रिटर्न भी आप माइनस कर दोगे। रिटर्न मतलब जो खरीदा था वो वापस हो गया, तो देखा जाए तो परचेजेज ही नेट आती हैं, तो अगर आप इस परचेजेज में से भी रिटर्न को माइनस कर दोगे तब भी ठीक आएगा, तब भी ठीक ही माना जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है? 3,02,000। 12,10,000 की परचेज हो गई, ये 3,10,000, 12,10,000। क्लोजिंग 3,10,000 और रिटर्न 18,000। क्लोजिंग 3,10,000 माइनस होगा, रिटर्न भी 18,000 माइनस होगा, तो इनको माइनस करो। 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 3,10,000 माइनस 18,000, 10,22,000। कुछ कम नहीं आया ये? 12 लाख तो यही है, माइनस तो इतना कुछ हुआ नहीं, 3 लाख प्लस भी हुआ था। दोबारा देखते हैं भाई, कुछ मुझे कैलकुलेशन में गलती लग रही है। 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 3,10,000 माइनस 18,000, 11,84,000, 11,84,000 की मेरी रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गई। तो मेरे पास ओपनिंग WIP लिख दिया मैंने क्लोजिंग WIP लिख दिया, मैंने रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकाल ली। अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों के साथ, और पहले लिखूंगा सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस। चेक करो जरा, डायरेक्ट वेजेस गिवन है? यस गिवन है। ये वाला छोड़ दिया है अभी मैंने ना, ये वाला पार्ट अभी छोड़ दिया है, वो इनडायरेक्ट में आएगा। डायरेक्ट वेजेस 2,10,000, डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। और क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस में? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो मैं यहां लिखता हूं 2, हेडिंग बनाता हूं 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके नीचे लिखता हूं रॉयल्टी, और इस रॉयल्टी में मैं लिख देता हूं आपके पास 1,30,000। तो रॉयल्टी में आ गया मेरे पास 1,30,000, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या गिवन है? इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000। इसके अलावा इनडायरेक्ट वेजेस
48,000 इनडायरेक्ट वेजेस 48,000, और थोड़ी सी लाइन खींच लेते हैं, अभी टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। इनडायरेक्ट वेजेस भी हो गया, उसके बाद ये है तीनों। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,30,000, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,30,000। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये क्यों भूल जाता है बार बार, 60,000। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक ये बाय प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, जिसको आप लोग क्या करोगे, जल्दी बोलो। बाय प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी 20,000। अब मैं इस साइड का टोटल करूंगा, 3,90,000 प्लस 11,84,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 16,000 प्लस 48,000, 2,30,000, 40,000, 60,000। तो टोटल आ रहा है मेरे पास 23,08,000, 23,08,000 माइनस क्लोजिंग WIP 5,07,000 माइनस 20,000। तो जो बैलेंस आएगा आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 178,1,000। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। यूनिट्स आपको पता ही नहीं है कि कितनी प्रोड्यूस हुई हैं। तेईस लाख 8,000। तो क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसी चैप्टर के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। अच्छा, आज मैंने आपको वो नहीं बोला, ओहो सॉरी भैया, भूल गया मैं। लो जी, अगर नहीं किया है तो डरो मत, कर लो कर लो। पोज एंड नोट मेरे दिमाग से स्किप हो गया, माफ़ी चाहेंगे हम आप लोगों से। पोज एंड नोट कर लो। क्या ये वाला, आगे बढ़ रहा हूँ। पोज एंड नोट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर थर्ड में कुछ रह रहा है तो थर्ड भी देख लो एक बार, लगे हाथ। पोज एंड नोट, पोज एंड नोट। अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइडेड बाय, इसमें ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है आपके पास, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग, ये रहा क्रेडिटर। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा रॉ मटेरियल अकाउंट। फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट प्रोवाइड बाय मिस शिवी related to 2016-17 there are certain figure missing from these account, calculate those figures। अब जैसे आपको ये रॉ मटेरियल का अकाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, बस और कुछ नहीं है। ना तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ वो गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का वो भी नहीं गिवन, और ये जो क्रेडिटर में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने परचेज कितना किया वो भी नहीं गिवन। क्रेडिटर अकाउंट पे आ जाओ। क्रेडिटर अकाउंट पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 15, 22 लाख आपने पे किया, 6 लाख आपके पास क्या आ गया, 6 लाख आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो क्रेडिटर में आता है जो आपने परचेज किया, तो कुछ ना कुछ आपने परचेज ही किया होगा, तो जो आपने परचेज किया वो यहां पर आ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय रॉ मटेरियल बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, जो आपने परचेज किया। तो कितने का परचेज हुआ जरा चेक कर लो,
22 6 28, 28 माइनस 15, 13 लाख। 13 लाख का रॉ मटेरियल आपने परचेज किया और ये यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा भाई, ये आपके रॉ मटेरियल अकाउंट में आ जाएगा 13 लाख। अब 13 और 1 14 लाख यहां पर आ गया। अभी भी आपके ये दो मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, क्रेडिटर मेरा कंप्लीट हो गया, क्रेडिटर में और कुछ है भी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप देखोगे तो एक तो है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये मिसिंग है, और बाकी आपको गिवन है वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, शुरू करते हैं, इसी में सॉल्व हो जाएगा ये। परचेजेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैज बीन ओमिटेड, मशीनरी आर चार्जेबल एट अ डेप्रिसिएशन एट 10%। सर मशीनरी परचेज की थी 10 लाख की, अगर मशीनरी परचेज की थी आपने 10 लाख की तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता 10% यानी 1 लाख, लेकिन आप उस मशीनरी को रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अगर आपने वो मशीनरी रिकॉर्ड नहीं की तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी, तो 1 लाख की डेप्रिसिएशन यहाँ पर और आएगी, यानी यहाँ पर 2 लाख की जगह क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 2 लाख की जगह क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। डन। वेजेस इंक्लूड पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये तो ठीक है। पेड टू लेबर एट ऑफिस, ये हो गया इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में थोड़ी आता है, आपको तो रॉ मटेरियल का पार्ट चाहिए ना, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, एक बार यहाँ तक समझ लो पहले आप। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जिसमें कि 30% ऑफिस का है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। फ्यूल चार्जेस ठीक है, फ्रेट ठीक है, डिलीवरी चार्जेस इनडायरेक्ट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट। क्रेडिटर की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम दोबारा बनाते हैं, चलिएगा कर ही लेते हैं ना, क्यों घिचड़ मुचड़ करना है। आंसर नंबर 4, आप बनाओ रॉ मटेरियल अकाउंट दोबारा से, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एक बना लो जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है जी, ये दोनों हो गए आपके पास। इसमें क्या क्या फीड हम कर सकते हैं पहले से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या क्या फीड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो मुझे नहीं पता। टू वेजेस, टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान से समझो भाई, पहले मैं इसी को ठीक करा रहा हूँ आपके पास, और यहाँ पर कुछ बैलेंस आता है जो कि ट्रांसफर हो जाता है किसमें, ट्रेडिंग में, उसको भी बाद में देखेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल लेता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डेप्रिसिएशन। आपके पास जो डेप्रिसिएशन गिवन है, वो डेप्रिसिएशन गिवन है कितना, 2 लाख थी पहले, अगर मैं इसको रब कर देता हूं तो 2 लाख थी, मैं उस 2 लाख को ही उठा लेता हूं। फिर हमें पता लगा कि एक डेप्रिसिएशन है जो कि ओमिटेड हो गई है। क्यों ओमिटेड हो गई है, 10 लाख की मशीन आपने परचेज की थी, उस 10 लाख की मशीन का 10%, 1 लाख आपको डालना था, जो डेप्रिसिएशन आप डालना भूल गए।
तो करेक्ट डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 3 लाख। अब इस करेक्ट डेप्रिसिएशन को मैं यहां लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं इसी तरीके से आपसे वेजेस की बात करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट वेजेस। अब वेजेस आप देखोगे तो गिवन कितनी है? वेजेस जो आपको गिवन है वो गिवन है 3,50,000। अब ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें कुछ वेजेस ऐसी इंक्लूड है जो ऑफिस की है। सर ऑफिस की वेजेस थोड़ी फैक्ट्री के खर्चे में आती है, हम तो फैक्ट्री की कॉस्ट निकालते हैं। कहता है वेजेस इंक्लूड लेबर एट ऑफिस, तो ये 50,000 की जो वेजेस है ये गलत है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी। ऑफिस वेजेस के नाम से इसको कर दो माइनस, तो ये आ गया आपके पास 3 लाख। और इस 3 लाख को आप वेजेस में डालो। वर्किंग नोट नंबर 2। ऐसे ही आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी ठीक करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, करेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। अब चेक करो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको गिवन कितना है? नहीं ये नहीं, सॉरी, ये तो ये रहा 2,44,000। अब इसमें क्या क्या गलती है? ऐसा खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेट ही नहीं करता था। सर मैं इनको माइनस इसलिए नहीं कर रहा कि ये इनडायरेक्ट है, मैं इनको माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऑफिस से रिलेट करते हैं। आपका इनडायरेक्ट खर्चा हो और वो इनडायरेक्ट खर्चा किसका हो? फैक्ट्री का हो, तब भी वो काउंट हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट में। लेकिन अगर इनडायरेक्ट खर्चा ऑफिस का है थोड़ी काउंट होगा बच्चे वो। तो जो ऑफिस का खर्चा है मैं उसे हटा रहा हूं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पर आप इनडायरेक्ट हटा रहे हो लेकिन यहां पर तो आप इनडायरेक्ट लेते थे। बिल्कुल लेता था। ये इनडायरेक्ट किसका है? ये इनडायरेक्ट फैक्ट्री का होता था। और अब जो आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, ये किसके गिवन है? ये ऑफिस के गिवन है। जैसे ये ऑफिस का गिवन है। अब ये कहता है 30% परटेन टू ऑफिस, तो 80,000 का 30% कितना हो गया? 24,000। तो 24,000 माइनस ऑफिस वेजेस। फ्यूल चार्जेस मैं नहीं छेड़ रहा, फ्रेट नहीं छेड़ रहा, डिलीवरी चार्जेस। अब डिलीवरी चार्जेस तो सर आपका गुड्स बनकर तैयार हो चुके हैं, उसके बाद डिलीवरी हो रही है, तो 20,000 ये डिलीवरी चार्जेस माइनस करूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे फैक्ट्री से रिलेट ही नहीं कर रहे ना। डिलीवरी चार्जेस 2 लाख, तो 2 लाख आपके पास ये आ गया। अब ये 2 लाख आपका जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको नाम डालना है तो नाम डाल लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 3। तो ये तीनों चीजें थी जो मैंने आपके साथ ठीक कराई, यानी ये मैं करा चुका हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मेरे को ये भी पहले से गलत आ रहा होगा। अब ये ठीक करना है मुझे। अगर मैं ये ठीक कर लूंगा और ये मेरे पास है तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं पहले इसको ठीक करता हूं, जो मैंने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया है वो गलत है। एक और वर्किंग नोट पे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 4, रिवाइज्ड बैलेंस निकालना है मुझे। रिवाइज्ड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आपका अभी गिवन कितना था? गिवन था 17,94,000। इस 17,94,000 में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो कि चार्ज होना चाहिए था, खर्चा लगना चाहिए था, वो खर्चा नहीं लगा, तो वो हम ऐड करेंगे वापस। सर डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती तो खर्चा और ज़्यादा आता। ये देखो, मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे इस साइड पर डेबिट साइड पे, मैं इस वाले में हूँ, ये डेबिट वाली साइड पर मुझे डेप्रिसिएशन और लिखना है। अगर मैं यहाँ 1 लाख का डेप्रिसिएशन और लिख दूंगा तो ये वैल्यू जो 23 लाख है वो 23 की जगह 24 हो जाएगी।
और ये 17 की जगह 18 हो जाएगा, तो बढ़ गया ना भाई, क्योंकि मेरी डेबिट साइड बढ़ रही है, तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन अगर मैं और दिखा दूं तो 17,94,000 से वो बढ़ जाएगा। और कुछ खर्चा ऐसा जो एक्स्ट्रा हुआ था वो हटाना है, जैसे वेजेस थी, तो कितने की वेजेस हटी थी? 50,000 की, तो 50,000 आप माइनस कर दोगे। ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का हटा था? 44 का, तो वो भी माइनस कर दूंगा। 17,94,000 प्लस 1 लाख माइनस 94,000, 18 लाख आता है करेक्ट अमाउंट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, जिसको मैं यहां पर लिखूंगा 18 लाख, वर्किंग नोट नंबर 4। तो 4 वर्किंग नोट लगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अब आप क्या करोगे, आप इस 18 लाख में से 3 और 3 6 और 2 8 लाख को माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा 10 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसीलिए मैं ब्लैक पेन यूज कर लिया। ये बैलेंसिंग फिगर है 10 लाख। क्लियर हो गया जी? मेरा रॉ मटेरियल, मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा हो गया। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा हो गया। अब जो मैं रॉ मटेरियल में आऊंगा, तो रॉ मटेरियल का अकाउंट भी देख लो एक बार, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। रॉ मटेरियल में क्या क्या गिवन था आपके पास? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 क्रेडिटर्स, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास? ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख, ये तो ठीक ही था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। फिर था 2 क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर्स मैंने आपको निकाल के दिए थे भाई, ये क्रेडिटर्स मैंने आपको 13 लाख निकाल के दिए थे। कैसे? इस क्रेडिटर अकाउंट से ये बैलेंसिंग फिगर आ गया था सीधा सीधा, बस मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था। तो ये 13 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई। और क्या है यहाँ पर? है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और एक है क्लोजिंग स्टॉक। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको गिवन क्या आपने कैलकुलेट कर लिया है, कितना? 10 लाख। तो ये 10 लाख मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरा ये जो अमाउंट आएगा ये बैलेंसिंग आ जाएगा, 13 और एक 14 माइनस 10। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया। बताओ बच्चों, हुआ क्लियर? पॉज करके नोट करो। ये रॉ मटेरियल, पॉज करके नोट करो। ये मैन्युफैक्चरिंग, पॉज करके नोट करो। ये आपके वर्किंग नोट, 2 ही नोट करो यहाँ पे, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्वेश्चन था, जरूरत पड़े तो एक बार और देख लेना इसको। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन जो पंगे हैं वो बस ये हैं। क्रेडिटर वाला तो हमारा यहाँ से निकल ही गया था भाई, ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा बैलेंस निकला। और यही 13 लाख उठकर यहाँ चला गया था सीधा सीधा। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना था? ये दोनों निकालने थे। ये कहाँ से निकला? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकला। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को निकालते वक्त ये तीनों मेरी वर्किंग नोट में बनी है, क्योंकि इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स थी, कुछ ऑफिस के खर्चे थे वो डाल दिए थे, वो हटाने थे। एक डेप्रिसिएशन था जो कि डाला नहीं था, वो डालना था। डन सर, क्लियर हो गया? तो बच्चे इतना चैप्टर था आपके पास, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब अपने अकॉर्डिंग हम लोग एक बार इसका जो स्टडी मॉड्यूल में गिवन है वो भी देख लेते हैं। आइए, आओ जी। तो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी यूनिट नंबर 2। फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनते ही हैं, कौन सा न्यू है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इसी की जो थ्योरी है वो मैंने उठा के आपके साथ डिस्कस की थी। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट शो करता है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील विद रॉ मटेरियल WIP, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट डील करता है सिर्फ फिनिश गुड्स से। आप रॉ मटेरियल लाते हो, वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है WIP में, ये रॉ मटेरियल WIP रॉ मटेरियल ये कहाँ चलता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। जब गुड्स बनकर तैयार हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो वहां से उसको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में।
तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप उसको ट्रांसफर करते हो फिर वो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, उनको आप सेल परचेज करते हो। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में थे तो हम वो नहीं पढ़ते थे टू परचेजेस, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां टू परचेजेस जगह क्या आ जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो है वो डायरेक्ट परचेज नहीं करती मार्केट से फिनिश गुड्स, वो बनाती है। पर्पस क्या है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, ये टोटल कॉस्ट शो करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स की, फैक्ट्री कॉस्ट की डिटेल देता है, आपको रिकंसाइल करने में मदद करता है आपकी फाइनेंशियल बुक्स को कॉस्ट के रिकॉर्ड के साथ। आपने कॉस्ट रिकॉर्डिंग के लिए जो मेन कोर्स है वो होता है आपका CWA बोल लो, CMA बोल लो, अब तो CAI भी बोलते हैं वो लोग, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो वो लोग बेसिकली कॉस्टिंग से डील करते हैं, इसीलिए हमारे कोर्स में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का उतना पार्ट नहीं है, क्योंकि एज अ चार्टेड अकाउंटेंट हमारा इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है कि कैसे कॉस्ट कैलकुलेट होगी, ये बेसिकली काम है कॉस्ट अकाउंटेंट्स का। लेकिन अगर हमारे पास आए तो हमें ये रिकंसाइल तो करना पड़ेगा, तो रिकंसाइल करने के लिए हमें दोनों की जानकारी होनी जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऑल्सो भी यूज्ड फॉर वेरियस अदर पर्पस, फॉर एग्जांपल इफ द आउटपुट इज कैरीड टू ट्रेडिंग अकाउंट एट मार्केट प्राइस इट डिस्क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मैन्युफैक्चर। तो ये इतना यूजफुल नहीं है, कहता अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हो तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग में आप ट्रांसफर हो रहे हो तो उस पर जो अमाउंट आपका ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो प्रॉफिट पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, मार्केट प्राइस पे कर रहे हो, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है तो आपको पता लग जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। रॉ मटेरियल कंजम्पशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्यों क्या क्या होते हैं, जैसे रॉयल्टी आपने पे की, हायर परचेज अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी किया है वो हो गया। व्हेन रॉयल्टी ऑन हायर परचेज इज डायरेक्टली वेराई विद द प्रोडक्शन यूनिट, इलस्ट्रेशन 1। ये इलस्ट्रेशन सारी हमने उठाई थी। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ओवरहेड, दीज आर आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। और यहां मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस की, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से भी जाने जाते हैं, वर्क ओवरहेड के नाम से भी जाने जाते हैं। ओवरहेड इज डिफाइंड, ओवरहेड का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, वेजेस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ये मैंने डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा। बाय प्रोडक्ट की मैंने आपके साथ डिस्कस की गई, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है मोलासिस बटर मिल्क, NRV पे शो होता है, मोस्टली इसको मिसलेनियस इनकम दिखाते हैं, जबकि इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आप इसको क्रेडिट करो सेल वैल्यू को, कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ पे करो, रिड्यूस टू द एक्सटेंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दो। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सेम वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कुछ नया नहीं है इसमें। इलस्ट्रेशन 2, अच्छा इलस्ट्रेशन 2 ही मैंने आपके साथ सॉल्व की थी, इसमें एरर है, वो एरर मैंने जब क्वेश्चन कराया तो डिस्कस नहीं किया। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन क्वेश्चन ने इसको इनडायरेक्ट में लिया हुआ है, इनडायरेक्ट में लिया हुआ है, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेड। सॉल्यूशन में इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया शेड, तो फैक्ट्री के बाहर जो वो छपरा सा गिरता है, शेड गिरता है, यहां पर उस पे लगा दिया, और क्वेश्चन में था फैक्ट्री, तो मैंने अपने सॉल्यूशन में शेड को इग्नोर करते हुए, क्वेश्चन को सही मानते हुए, फैक्ट्री के हायर चार्ज को डायरेक्ट में डाल दिया। लेकिन अगर हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री शेड है तो फिर तो आपका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही बनेगा, क्योंकि फिर वो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। आइए, कहता है टेस्ट योर नॉलेज, तो मैं और आप दोनों नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इन द पीरियड विल अंडर स्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड, ओवर स्टेट करंट एसेट्स, अंडर स्टेट नेट इनकम इन डेट पीरियड। अगर आप क्लोजिंग WIP को कम दिखाते हो तो क्या आपकी नेट इनकम कम होगी? यस। क्लोजिंग WIP आता है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड होती है इनकम वाली साइड, अगर आप क्रेडिट वाली साइड को कम करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेल इज इक्वल टू COGS प्लस जो ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग आर ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क ओवरहेड या ऑल। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट
बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कौन से अकाउंट में क्रेडिट होती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या शो होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी रिकंसाइल भी कराता है तो ये भी हो सकता है, तो टोटल ये है। तो ये आपका एक छोटा सा हमारा चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया। अपने आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत कर लेना कि आप रिवीजन करना भूल जाओ, तो रिवाइज करते रहिएगा। और अब मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूं बच्चे अपना न्यू चैप्टर। तो आइए अपने न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ फाइनल अकाउंट हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो अब मैं आप लोगों के साथ ना स्टार्ट करता हूं अपना एक न्यू चैप्टर। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पुराना ही आपका चैप्टर है, आप लोगों ने इसको बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से पढ़ा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से बच्चे आप लोगों ने इसको पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज कह लो। और लीगली अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर मैं इसके बेसिक की आपके साथ बात करूं ना, तो देखो किस तरह की ट्रांजैक्शन इसमें कवर होती है। देखो जी, ये है मेरा बायर और ये है एक सेलर। इस सेलर ने इसको कुछ गुड सोल्ड किए, लेट से इसने गुड सोल्ड किए ऑफ ₹50,000। बट बायर कहता है कि सेलर साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके पैसे चुका पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पैसे दूंगा नहीं, पैसे दूंगा। बायर कहता है मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन अभी मेरे पास सेलर साहब पैसे नहीं हैं। तो बायर तुम्हारे पास क्या है? बायर कहता है मेरे पास एक रिटर्न कंसेंट है, मेरे पास एक रिटर्न कंसेंट है कि आने वाले कुछ टाइम में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, जो पैसा मुझे आपका देना है मैं उसे वापस कर दूंगा। इस रिटर्न कंसेंट को कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। हालांकि एक इंटरचेंजेबल वर्ड भी होता है इसके साथ, आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हो और आप साथ ही साथ इसको प्रोमिसरी नोट भी कह सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हो, प्रोमिसरी नोट भी कह सकते हो। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है वो मैं आपको थ्योरेटिकली अभी समझाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके पास इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों सेम है। जहां प्रोमिसरी नोट यूज हुआ मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां बिल ऑफ एक्सचेंज यूज हुआ मतलब प्रोमिसरी नोट, एक ही बात है। एक रिटर्न में एक लेटर लिख कर दे देना, एक कंसेंट लिख कर दे देना बायर के द्वारा कि मैं पेमेंट करूंगा इतने समय बाद, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों के लिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। बायर को इस बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट करनी है, तो बायर के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है बिल पेबल। क्या बनता है? बिल पेबल। सेलर के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल। सेम बिल ऑफ एक्सचेंज बायर के लिए बनता है पेएबल क्योंकि बायर को पेमेंट करनी है, सेलर के लिए बनता है रिसीवेबल क्योंकि सेलर को पैसा मिलता है इससे। तो आज सेलर को ये बिल मिल गया, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया, लेट से ये बिल मिला है फॉर 3 मंथ्स, कि 3 महीने बाद बायर पैसे पे करेगा। किसके? सेलर के पैसे बायर पे करेगा। कितने समय बाद? 3 महीने बाद। अब क्या कर सकता है सेलर? इस बिल रिसीवेबल के साथ सेलर के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, ध्यान से समझना।
मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, आपने मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, मेरे लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएगा? मेरे लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा बिल रिसीवेबल। आपके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएगा? आपके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा बिल पेएबल, क्योंकि आपको पैसे देने हैं पेएबल, मुझे पैसे लेने हैं रिसीवेबल। मेरे पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है, मैं उसका क्या क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। मैं चाहूं तो उसको अपने पास रखूंगा टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब अभी आप मान लो 3 महीने, जो 3 महीने का समय बायर ने मांगा, उन 3 महीने को यहां पर बोला गया मैच्योरिटी। तो 3 महीने तक आप अपने पास रखो, आपकी मर्जी है। 3 महीने बाद बायर के पास जाना, वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाना और पैसे ले लेना। हेल्ड टिल मैच्योरिटी। एक होता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्काउंटेड विद बैंक। ये डिस्काउंटेड विद बैंक का क्या मतलब है, इसको समझना। डिस्काउंटेड विद बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटेड विद बैंक। मान लो इसी वाले केस की बात करता हूं, ये सेलर हैं, इनके पास एक बिल रिसीवेबल है, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। इनके पास एक बिल रिसीवेबल है 3 महीने के लिए, लेकिन अभी सिर्फ एक ही महीना बीता था। आफ्टर 1 मंथ इन सेलर को पैसों की रिक्वायरमेंट आ पड़ी, इनके ऊपर सर कहते ना कहर टूट पड़ा। ये इनके बाल नहीं है, ये कहर टूट रहा है इनके ऊपर। बेचारे बहुत उदास हैं, रो भी रहे हैं। क्यों? पैसों की ज़रूरत है। इनको पता लगता है कि इनके पास एक बिल था, कितने का? 1 लाख का। इनको लगा चलो इस 1 लाख के अगेंस्ट में पैसा मिल जाएगा, लेकिन अभी 1 महीना बीता है, अभी 2 महीने बाद जाकर ये पैसा मिलेगा। 2 महीने बाद जाकर ये पैसा मिलेगा सर। बड़े परेशान है, पैसा नहीं मिल रहा, रो रहे हैं। रोते रोते इनके साथ एक आदमी की मुलाकात हुई, सज्जन पुरुष हैं, थोड़ा सा वेट ज़्यादा है और हमेशा हंसते रहते हैं। इनका नाम है बैंक। जब सेलर इनसे मिले तो बैंक ने पूछा, सेलर भाई क्यों रो रहे हो? सेलर ने अपनी आप बीती बताई कि जी ऐसे ऐसे मुझे पैसा मिलना था और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, लेकिन वो पैसा मिलेगा 2 महीने बाद और मुझे आज ही पैसों की ज़रूरत है। बैंक कहता है बस इतनी सी बात है सर, मैं हूं ना, मैं इतना बड़ा बैंक हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। सेलर खुश हो गया सर। सेलर कहता है आप मेरी मदद करेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सेलर खुश हो रहा है सर। सेलर कहता है कैसे आप मेरी मदद करोगे? अब जो दुख के बादल थे वो सेलर के ऊपर से वो छट चुके हैं। सेलर को एक आशा की किरण, अ रे ऑफ होप नजर आई है। बैंक कहता है एक काम करो, मैं आपको मनी दूंगा, आप मुझे वो बीआर दे दो। वो जो बीआर है ना जो आपके पास है वो मुझे दे दो, मैं आपको उसके बदले में पैसे दूंगा। सेलर ने कहा सर 1 लाख का बिल है, क्या आप 1 लाख दे दोगे? बैंक ने कहा नहीं भाई, इतनी भी मदद नहीं करूंगा, मैं उतनी ही मदद करूंगा जिसमें मेरा नुकसान ना हो। सेलर कहता मतलब? कहता मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बीआर आपसे ले लूंगा, 1 लाख के बदले मैं आपको सिर्फ 98,000 पे करूंगा। बीआर कितने का है? 1 लाख का। ये रहा, उसने क्या बोला मैं कितना पे करूंगा? 98,000। तो 2,000 बैंक अपनी कमीशन काट रहा है। और जब ड्यू डेट आएगी ना, जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक जाएगा किसके पास? बायर के पास। आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद बैंक जाएगा बायर के पास और उस बायर से पैसा कलेक्ट कर लेगा। लेकिन ये कहानी 2 महीने बाद होगी। तो सेलर ने कहा यार सौदा बुरा नहीं है, मेरे को वैसे भी पैसों की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख के बदले 98,000 मिल रहा है, बुरा नहीं है। ये जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बीआर।
इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिस्काउंटेड ऑफ बीआर या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विद बैंक। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। डन। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे बच्चे का डाउट आता है, सर कल को बायर पैसा देने से मना कर दे। बिल्कुल सर, तब क्या होगा तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे, अभी मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ सिर्फ। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारे पास एंडोर्समेंट का, एंडोर्समेंट ऑफ बीआर। एंडोर्समेंट ऑफ बीआर क्या है इसको भी समझ लो। एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर ये है पार्टी, इस पार्टी ने कुछ कुछ गुड्स बाय किए थे ₹50,000 के इनसे, ठीक है। इस पार्टी ने यही गुड्स आगे सोल्ड कर दिए, और भी किए होंगे कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ 50,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए इसको। अब इस पार्टी ने क्या किया, इनको दिया बीआर, इनके लिए तो बीआर हो गया ना, इस पार्टी के लिए तो बीआर हो गया ना। अब पार्टी ने क्या किया, उस बिल को अपने पास ना रखकर सेम बिल इस पार्टी ने, ये वाला सेम बिल किसको दे दिया, इसको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया, इस पार्टी को बिल ट्रांसफर कर दिया, यानी इस हाथ से बिल लिया और इस हाथ से वो बिल किसी और को दे दिया, उसे कहा जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल का ट्रांसफर। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। एक होता है हमारे पास लास्ट, जिसको मैं बोलता हूं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस सिनेरियो में क्या है, मान लो कई हर एरिया में ना कुछ पुरानी मार्केट्स हैं जो काफ़ी पुराने टाइम से चल रही है। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो चांदनी चौक की मार्केट या पुरानी दिल्ली की मार्केट, इन मार्केट्स में आज भी इनमें काम होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आज भी काम करते हैं। और उनको कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, जो काम कहते हैं ना वहाँ पे बोलते हैं उनको हुंडी, हुंडी बोलते हैं हिंदी में इनको, बिल ऑफ एक्सचेंज को। उन हुंडी के बेसिस पे आज भी काम होता है। तो मान लो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसका पुरानी दिल्ली में काम है या ऐसी किसी पुरानी मार्केट में काम है, जहाँ पर आज मैं जब गुड्स आपको सोल्ड करता हूँ, किसी भी बायर को सोल्ड करता हूँ, तो मुझे बदले में मोस्ट ऑफ द टाइम बिल मिलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, बिल रिसीवेबल मिलता है। मेरे को एक दिन में 50-100 बिल मिलते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं, ऐसे हर दिन मुझे न्यूमरस बिल्स मैं रिसीव करता हूँ। अब भाई मैं अपना व्यापार देखूंगा, मैं ये उनकी कलेक्शन डेट देखूंगा कि कोई बिल 3 महीने बाद का है, कोई बिल 2 महीने बाद का है, कोई बिल कभी ड्यू होगा, कोई बिल कभी ड्यू होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया और मैंने अपने बैंक को बोला कि भाई ये जो भी बिल आते रहेंगे ये मैं आपको देता रहूँगा, आप इन बिल्स को कलेक्ट करते रहना टाइम टू टाइम। बैंक इस पे कमीशन लेगा, बिल्कुल लेगा। इस पॉइंट को बोला जाता है हमारे पास सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। डिस्काउंटिंग में और इसमें फ़र्क है, यस बिल्कुल फ़र्क है। डिस्काउंटिंग में आपको एडवांस में पैसा देता है बैंक, उसके पैसे काटता है जिसको डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। यहाँ पर आपको एडवांस में पैसा नहीं मिलता, ड्यू डेट पर ही मिलता है। बस बैंक आपके बिहाफ पे डायरेक्ट पैसा कलेक्ट कर लेगा, उसके जो वो नॉमिनल चार्जेस हैं अपने सर्विस के वो चार्ज करेगा। तो दोनों अलग अलग है। आपको क्लियर हुआ यहाँ तक बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। इसमें ना एक और पॉइंट होते हैं डेट्स, या मैं आपसे बात करूं कि ड्यू डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है और ग्रेस डेज क्या है। इन 3 पॉइंट्स पे अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मान लो
मान लो पहले ना इसको समझो ये क्या है ग्रेस डेज। ग्रेस डेज बेसिकली कोई कानून में नहीं लिखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। ग्रेस डेज का कोई जिक्र नहीं है। फिर ये ग्रेस डेज कहाँ से आए? ग्रेस डेज एक कस्टम से आए, एक प्रथा से आए कि ये प्रथा है, ये कस्टम है कि सब देते हैं तो आप भी दीजिए ग्रेस डेज। ग्रेस डेज बेसिकली क्या है आप समझना मेरी बात। मैंने एक बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, मैंने एक बिल ड्रॉन किया और ये बिल मैंने ड्रॉन किया 1 फरवरी 2020 को, और इस बिल का जो टर्म था वो टर्म था 3 मंथ्स, 3 महीने का ये बिल था। तो 1 फरवरी 2020 में जब आप 3 महीने ऐड करोगे, 1 फरवरी 2020 प्लस 3 मंथ्स, 1 फरवरी में जब आप 3 महीने ऐड करोगे तो फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट निकल कर आएगी 3 महीने बाद वो होगी 1 मई 2020। यानी कि जो बिल मैच्योर हुआ 1 मई 2020 को, तो आप सामने वाले को बोलोगे भाई 1 मई को पैसे देना, उसने बोला सर अभी 1 मई हुई है, आप मुझे ग्रेस डेज भी तो दो, मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दी जाए। 3 डेज की मोहलत मैंने उसको और दे दी। अब बनता है 4 मई 2020, इससे ज़्यादा मोहलत नहीं दे पाऊंगा सर, ये आपकी ड्यू डेट है, इस डेट पर तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इस डेट पर तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं। एक मैच्योरिटी डेट, 3 महीने जो भी टर्म पीरियड है वो ऐड करके, ग्रेस डेज को ऐड करने से पहले वाली जो डेट है वो मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट आती है कि किस डेट पर वो पे होगा, वो उसमें 3 दिन आप ऐड करते हो तो वो ड्यू डेट आती है। और ये जो 3 दिन का सिस्टम है ये कहीं कानून में नहीं है, कहीं लॉ में नहीं है, ये एक कस्टम, एक प्रथा चली आ रही है तो उसके तहत चल रहा है। ठीक है जी, ये आपका टर्म हो गया 3 महीने का। अब इसमें एक नोट है वो ध्यान रखना, व्हाट इफ ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे। भाई आपने तो बोल दिया कि 4 मई को पेमेंट करेंगे, अब अगर 4 मई की छुट्टी पड़ रही है तो हॉलीडे है तो क्या, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वो जो हॉलीडे है वो एक प्री डिसाइडेड है या फिर सडन है। वो प्री डिसाइडेड है या वो सडन है, अचानक से छुट्टी पड़ी है या पहले से डिसाइडेड था कि हाँ जी छुट्टी होगी। पहले से डिसाइडेड का मतलब हो गया 26 जनवरी, 15th ऑफ अगस्त, 2nd ऑफ अक्टूबर, दिवाली, दशहरा एटसेट्रा, या मैं बोलता हूँ क्रिसमस एटसेट्रा। अचानक क्या छुट्टी पड़ती है, जैसे लॉकडाउन लग गया, ये अचानक छुट्टी थी, ये आपका लेटेस्ट एग्जांपल है लॉकडाउन लगना। इसके अलावा ईद की जो छुट्टी है, कुछ भी अचानक से छुट्टी पड़ जाए, अनफॉर्चुनेटली किसी बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हो गई या किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई, कई बार उसकी छुट्टी दे देते हैं। तो सडन अगर हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे आपकी ड्यू डेट होती है। लेकिन अगर पहले से पता था कि हाँ जी छुट्टी है तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे। अगर आपको पता था कि पहले से छुट्टी है तो फिर आता है प्रीसीडिंग वर्किंग डे। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो क्या करना है। अब मैं आपके साथ एक दो एग्जांपल ले लूं जरा। क्वेश्चन, कैलकुलेट
पब्लिक हॉलीडे, कैलकुलेट पब्लिक हॉलीडे, क्या लिख रहा हूँ मैं, पब्लिक हॉलीडे क्यों कैलकुलेट करेंगे, मुझे भी छुट्टियों की आदत पड़ चुकी है। कैलकुलेट ड्यू डेट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, बिल डेटेड, आप मान के चलो 23 दिसंबर 2020 फॉर 1 मंथ। डेट क्या है, डेट ऑफ बिल है 23 दिसंबर 2020। इसमें अगर आप एक महीना ऐड करते हो तो एक महीना ऐड करने का मतलब है कि हमारे पास आ गया 23 जनवरी 2020। इसमें मैं ग्रेस डेज ऐड करता हूं, मान लो 3 दिन, तो मेरे पास आ रहा है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी मेरी ड्यू डेट नहीं बन सकती क्योंकि 26 जनवरी मेरी पब्लिक हॉलीडे है। तो मेरी ड्यू डेट क्या बनेगी, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। अब वो क्या बैठ रहा है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 25 जनवरी। बट अगर मान लो इफ 25 जैन इज सैटरडे, अगर ये भी सैटरडे है और मैं मान के चलता हूँ 5 वर्किंग डेज हैं, मंडे टू फ्राइडे हैं, तो फिर आपकी जो ड्यू डेट बैठेगी वो ड्यू डेट बैठेगी 24 जैन 2021। देख लो जी, कुछ इस तरीके से चलती है भैया आपकी ड्यू डेट। अगर क्वेश्चन में बताएगा सडन हॉलीडे है तो फिर आप एक दिन आगे ले जाओगे, और अगर एक दिन आगे वाला भी आपकी कोई हॉलीडे है तो फिर उससे अगले दिन जो भी वर्किंग डे है आपका। अभी जैसे जैसे कोविड में क्या हुआ, आपका लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मानो 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। अब अगर कोई ड्यू हो रहा था 23 मार्च को ही, तो फिर वो ओपन होगा नेक्स्ट वर्किंग डे, और नेक्स्ट वर्किंग डे जाके पड़ा हमारे पास, मार्च पूरा लॉकडाउन था, अप्रैल पूरा लॉकडाउन था, मई में जाके वो ओपन हुआ, और वो भी शायद 15 मई 2020 को जाकर आपका लॉकडाउन ओपन हुआ, वहां जाकर वर्किंग डे बैठा। तो ऐसा भी हो सकता है, अभी ये लेटेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है जी, ठीक है जी। मैंने आपके साथ बेसिक बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज अभी डिस्कस किया है, आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार पॉज करके नोट कर लो। एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक तो यहां तक नोट कर लो, पॉज एंड नोट, ये आ गया पॉज एंड नोट। ये एंडोर्समेंट का केस है, पॉज एंड नोट। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ इसी को एक बार डिस्कस करता हूँ, इसी की थ्योरी में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और मैं थ्योरी इसकी पढ़ता हूँ आपके स्टडी मॉड्यूल की। चैप्टर नंबर 6 आपके स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज दो टाइप, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बताया दोनों इंटरचेंजेबल हैं, क्या फ़र्क है अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग और एक एकोमोडेशन बिल होता है। एकोमोडेशन ऑफ बिल बता दूं आपको क्या होता है सर। एकोमोडेशन ऑफ बिल होता है, थ्योरेटिकली समझना, मैं सीए सुमित त्यागी और आप हैं मान लो सीए पुनित त्यागी, ऐसे मान लेते हैं।
अब हम दोनों खास मित्र हैं, अब लेकिन हैं तो भाई दोनों के दोनों बिजनेस में ही। तो बिजनेसमैन के साथ एक दिक्कत है कि किसी दिन तो हमारे बैंक का बैलेंस कई लाख कई करोड़ भी हो सकता है, और किसी दिन हो सकता है हमारा बैलेंस जो है वो शून्य हो जाए। तो ऐसे ही कुछ परिस्थिति मेरे साथ आ रही थी, सुमित त्यागी के साथ आ रही थी। मुझे पैसों की आवश्यकता थी। अब मैंने कईयों से पैसे मांगे लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। मेरे को याद आई अपने एक मित्र की, मिस्टर पुनीत त्यागी की, और मैं उनके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही मुझे वो मिल गए, बाई चांस की बात है, मुझे रास्ते में मिल गए। और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उन्होंने बोला यार सुमित जी आप मेरे पास आ रहे थे, मैं तो खुद आपके पास आ रहा था। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? तो पुनीत जी कहते हैं मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। लो जी, मैं तो खुद उनसे पैसे मांगने जा रहा था और यहाँ पता लगा कि वो मेरे से पैसा मांगने आ रहे हैं। भिखारी भिखारी मदद मांगने आ रहा है, बताइए भाई। अब मेरे पास को पैसे की ज़रूरत है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा एक काम करो भाई पुनीत जी, आओ बैठो चाय पीते हैं। और चाय पे चर्चा करते हुए मैंने उनके साथ ये डिस्कस किया है, तो दोनों सीए ही ना, मैंने डिस्कस किया कि एक काम करते हैं पुनीत जी, एक एकोमोडेशन बिल बनाते हैं। आपका अकाउंट भी एचडीएफसी में है, मेरा अकाउंट भी एचडीएफसी में है, हम दोनों का अकाउंट एचडीएफसी में है। तो हमारा एचडीएफसी में पुराना खाता है, हम लोग उनके रिलायबल कस्टमर हैं, अच्छे कस्टमर्स में गिनते हैं वो हमें। आप एक काम करो, मुझ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज आप बैंक से डिस्काउंट करा लेना। सर हमारे बीच में कुछ ट्रेडिंग तो हुई नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब हमारे बीच में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, हमने एक दूसरे की हेल्प के लिए कोई बिल बनाया, उसको कहा जाता है एकोमोडेशन बिल, उसको कहा जाता है एकोमोडेशन बिल। इसीलिए आप देखो यहाँ पर वर्ड है नॉर्मल ट्रेडिंग, यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है। ये तो आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग वाला बिल है कि बायर सेलर वो सब। एकोमोडेशन नॉर्मल ट्रेडिंग वाला बिल नहीं है, वहाँ बायर सेलर नहीं है, वहाँ एक दूसरे की हेल्प के लिए बिल बनाया गया। होगा क्या, उन्होंने मुझ पे बिल बनाया, यानी मैं कौन हो गया अब यहाँ पर, पेयर हो गया, मैं पे करूँगा। उनको रिसीवेबल हो रहा है, उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। 4 महीने का बिल था, 4 महीने बाद अब मान लो मैंने बिल बनाया 1 लाख का। मैंने पूछा आपको कितना चाहिए, कहते 40। मैंने कहा मुझे चाहिए 45, या चलो मुझे भी 40 चाहिए। और बैंक के पास हमने बिल बनाया 1 लाख का, बैंक ने 5,000 काटे, 95 दे दिए। तो मोटा मोटा 45 या 46,000 हमको मिल गया एक बंदे को। ड्यू डेट जब आएगी ना, तो ड्यू डेट से 1-2 दिन पहले मैं अपने हिस्से के 45-46 जो बनते हैं वो पुनीत जी को दे दूंगा। पुनीत जी अपने हिस्से के पैसे मिलाकर और वो बैंक को दे देंगे। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई तो चलो जब टॉपिक करेंगे तब भी मैं इसको आपको समझाऊंगा। अब चाहे नॉर्मल ट्रेडिंग हो चाहे एकोमोडेशन हो, दोनों का सिनेरियो सेम है। डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती है, जिसमें कि ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस एंड मैच्योरिटी डेट आता है। नेचर ऑफ बिल क्या होते हैं ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट एंड बिल ऑन डिमांड। अदर एस्पेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करे, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर, रिन्यूअल, इंसॉल्वेंसी, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। अब हम बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो यहाँ पे कहा गया कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित में एक दस्तावेज है जिसमें कि कंटेन है एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ऑर्डर देती है, साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन करता है, और वही डायरेक्ट करता है, आदेश देता है, डायरेक्टिंग मीन्स आदेश देता है, सर्टेन पर्सन को, किसी एक निश्चित इंसान को, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, निश्चित है, मनी भी निश्चित है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ओनली टू द पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन। सर मैं और आप, मुझे आपके पैसे देने थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई मिस्टर एक्स हैं उनको बोला मिस्टर एक्स आप इनके पैसे दे देना। सर हो सकता है मिस्टर एक्स को मुझे पैसे देने हो, तो मैंने कहा मुझे मत देना, मैं मिस्टर एक्स को जो कि एक सर्टेन पर्सन है उनको डायरेक्ट कर रहा हूं, उनको निर्देश दे रहा हूं कि आप इनको 50,000 पे कर देना। किनको? आपको। आपका नाम है मिस्टर राजीव, लेट्स एग्जांपल। मैंने बोला मिस्टर एक्स सर्टेन हो गया, मिस्टर राजीव को, या फिर मिस्टर राजीव को, या फिर जिसको मिस्टर राजीव बोले, टू
अ सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर, या तो मिस्टर राजीव को या जिसको मिस्टर राजीव बोले उनको दे देना मिस्टर एक्स आप पैसे दे देना। कितना? 50,000। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं कह दूं कि भाई मिस्टर एक्स पैसे दे देना, सर ना तो अमाउंट सर्टेन हुआ ना पार्टी सर्टेन हुई, नहीं बना बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं बोल दूं मिस्टर एक्स मिस्टर राजीव या जिनको मिस्टर राजीव बोले उनको पैसे दे देना, कितने? जितने मांगे उतने दे देना, अमाउंट सर्टेन नहीं हुआ। तीनों चीजें सर्टेन होनी चाहिए, कौन पैसे देगा, किसको देगा, और अमाउंट कितना होगा। When such an order is accepted in writing on the face of the order itself, it become a valid bill of exchange. Suppose A order B to pay rupees 50,000 for 3 months after date and B accept this order by signing the name. तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, उस पर डेट टैली होनी चाहिए, उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रॉमिस अनकंडीशनल होना चाहिए। मैं ये कह दूं कि भाई मिस्टर एक्स आप मिस्टर राजीव को पैसे दे देना अगर मिस्टर राजीव गुड्स पहुंचा दें, तो यहां पर ये कंडीशन लग गई है, अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। विदाउट एनी कंडीशन ऑर्डर होना चाहिए कि मिस्टर एक्स पैसे दे देना मिस्टर राजीव के, वो बनेगी बात। द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर। द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट होना चाहिए बाय द पार्टी टू हुम ऑर्डर इज मेड। मिस्टर एक्स को हमने बोल दिया तो मिस्टर एक्स के भी उस रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि पेमेंट तो उन्हीं को करनी है। तो वो बंदा जिसको पेमेंट करनी है, जो पेमेंट करेगा, उसके द्वारा एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसके द्वारा एक्सेप्टेंस जरूरी है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं कि 500 1000 के पुराने वाले नोट में दे देंगे पेमेंट, करेंसी वही होनी चाहिए जो वैलिड है। पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर, हमारा इस वाले हमारे वाला जो एग्जाम्पल था, ऑर्डर किसने दिया था? मिस्टर सुमित ने। तो जो मिस्टर सुमित हैं वो मिस्टर सुमित जो हैं वो ड्रोवर हैं। पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर इज नोन एज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन था हमारे केस में? मिस्टर एक्स, जो पैसे देंगे। एंड द पार्टी टू हुम, जिसको पैसे मिलेंगे, वो कौन था हमारे केस में? मिस्टर राजीव। वो कौन था हमारे केस में? मिस्टर राजीव। बच्चा कहता है सर इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होंगी। देखिए 99.99% आप ठीक कह रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होंगी, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन भी नहीं है। कई बार बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज ऐसे होती है कि मैं सुमित त्यागी या मैं सुमित त्यागी ऑर्डर देता हूं सुमित त्यागी को कि वो मिस्टर राजीव के पैसे पे कर दे, तो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। पार्टी दो ही हैं। यहां पर क्या हुआ, जो ड्रोवर है और जो मेकर है वो दोनों सेम बंदे हैं। ड्रोवर एंड मेकर मे बी द सेम पर्सन। ड्रोवर कौन है? जो पैसे देगा। मेकर कौन है? एक्सेप्टर। मेकर कौन है? जिसने बिल बनाया है। तो वो सेम बंदे हैं। अच्छा, एक बिल होता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसकी भी कंडीशंस है मैं आपको बता दूंगा क्या क्या। ये देख रहे हो आप, सेक्शन 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है इस पे पूरे पे। अब ये एक स्पेसिमेन आपको दिया गया, बिल्कुल ध्यान से देखना, थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये अमाउंट हो गई, ये प्लेस हो गई, ये डेट हो गई। 90 डेज आफ्टर डेट ऑफ दिस फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पहला बिल ऑफ एक्सचेंज है। सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द सेम टेन्यूर एंड डेट बीइंग अनपेड, इसको आप भूल जाओ, अभी भूल जाओ। पे टू द ऑर्डर ऑफ मैसर्स वेंसेट जॉन एंड एसोसिएट लंदन द सम ऑफ ₹11,50,000 ओनली वैल्यू रिसीव। टू, ऑर्डर किसको दिया है? वैलिसंस को। पेमेंट किसको करनी है आपको? ऑर्डर ऑफ, ये इसको पेमेंट होगी और ये पेमेंट करेगा। तो वैलिसन ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी वैलिसन पेमेंट करेगा और इसको पेमेंट हो जाएगी। तो ये आपका ड्रॉ ही हो गया। अब फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्या होते हैं? बिल ड्रॉन इन इंडिया, बिल बना इंडिया में एक ऐसे पर्सन पे जो कि रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, और पेएबल भी आउटसाइड इंडिया होगा, पेमेंट आउटसाइड इंडिया होगी। तो रेसिडेंट भी आउटसाइड इंडिया है और पेमेंट भी आउटसाइड इंडिया है, तो वो क्या है?
फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल जो बना ही बाहर है, अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, तो भी आपका फॉरेन है। बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, तब भी फॉरेन है। एक बिल ड्रॉन हुआ है आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया ही रहता है, तो भी वो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। क्या प्रॉमिसरी नोट भी सेम है? सर प्रॉमिसरी नोट में बेसिकली एक प्रॉमिस होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर था ना, प्रॉमिसरी नोट में एक प्रॉमिस है। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। कहता है प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग में, लिखित में। हाँ, ये कोई बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब यहाँ पर क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब है प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट में ऑर्डर नहीं है। मैं सुमित त्यागी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 3 महीने बाद मिस्टर राजीव के पैसे पे कर दूंगा, तो यहाँ पर मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, यहाँ पर मैंने खुद से वादा किया है, तो ये प्रॉमिसरी नोट है। अमाउंट सर्टेन होगा, देखो सब कुछ सेम है, राइटिंग में होना चाहिए, क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए। सिर्फ ये बोल देना कि हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर 50,000 का कर्जा है जो मेरे को चुकाना है मिस्टर राजीव का। ये क्या है? मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट, कि मैंने ये माना है कि मेरे ऊपर कर्जा है, बट मैंने उसको पे तो नहीं किया ना, मैंने पे करने का वादा किया, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेप्ट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल। अगर ये हम कर दें प्रॉमिस टू पे 50,000 एज सुन एज आई कैन, मैं वादा करता हूँ जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके दे दूंगा, ये तो कंडीशन लग गई ना, जैसे ही आएगा वैसे दे दूंगा, तो ये जैसे वाली तो कंडीशन लग गई, तो इज नॉट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है। प्रोमिसर और मेकर मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसर और मेकर एक ही बात होगी ना, और लग गया बीच में, मैं ही बनाने वाला और मैं ही वादा कर रहा हूं, मैं सुमित त्यागी वादा करता हूं। अच्छा एक चीज का देख रहे हो आप, प्रोमिसरी नोट में जिसको पैसे देने हैं वो ही बना रहा है। मैं सुमित त्यागी वादा करता हूं कि मैं मिस्टर राजीव के पैसे दूंगा, पैसे कौन देगा यहाँ पे? मिस्टर सुमित त्यागी। बना भी कौन रहा है? मिस्टर सुमित त्यागी। लेकिन मैं मिस्टर एक्स को ऑर्डर देता हूं, मैं मिस्टर एक्स को ऑर्डर देता हूं कि वो मिस्टर राजीव के पैसे देंगे 3 महीने बाद। बना कौन रहा है? मिस्टर सुमित त्यागी। मेकर कौन है? मिस्टर सुमित त्यागी। पे कौन करेगा? ड्रोवर कौन है? ड्रोवर जो पे करेगा मिस्टर एक्स। तो यहां ड्रोवर और मेकर सेम नहीं है वैसे, और पे ही आप मिस्टर राजीव। मेकर सर्टेन पर्सन होना चाहिए, पे ही जिसको पैसे मिलेंगे वो भी सर्टेन होना चाहिए, अमाउंट जो है वो भी सर्टेन होना चाहिए। अब अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। एक एग्जांपल लेता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 50,000 प्लस जो भी फाइन है सारा पे करूँगा, तो भाई ये तो अमाउंट सर्टेन हुआ ही नहीं। अब पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, पेमेंट जो है वो लीगल करेंसी में होनी चाहिए कंट्री की। इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। बियरर का नहीं होता यहाँ पर, देखो बियरर क्या होता है सर, बियरर क्या होता है? बियरर समझना, बियरर होता है बेसिकली, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो गिर जाए, वो गिर जाए तो वो जिसका मिलेगा, जिसको मिलेगा क्या वो उसका हो जाएगा? देखो मैं आपके साथ ना एक ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, आप इस वाले में देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। आप देखो, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है? इसको डाउनलोड ही कर लें क्या? एक सेकंड रुकिएगा, ये खुल रहा है, ये पढ़ते चलो आप, ये क्या लिखा है? मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उर्जित आर पटेल गवर्नर। आई प्रॉमिस। देखो
मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की। ये 500 रुपये का नोट है, आप किसी भी करेंसी को उठा के देखोगे उस पर आप पाओगे ये लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपके पास क्या, आपके पास वर्ड आ रहा है बियरर, आपके पास वर्ड आ रहा है बियरर। बियरर का क्या मतलब होता है? बियरर का मतलब होता है कि अगर ये नोट मेरे पास है तो जिसके पास वो है, अगर वो करेंसी मेरे पास है तो मैं उसका ओनर हूं, अगर वो मुझसे कहीं गिर जाए और वो आपको मिल जाए तो आप उसके ओनर हैं, उसे कहते हैं बियरर वर्ड। इसीलिए आप देखोगे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहां पर इन्होंने ये बोला कि नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, प्रॉमिसरी नोट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे करूंगा। अब यहां पर ये प्रॉमिस कर रहे हैं उर्जित पटेल जी, उर्जित आर पटेल जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो पे करेंगे किसको, जिसके पास भी ये नोट हो। अरे सेम ही तो चीज प्रॉमिसरी नोट में भी है। मैं सुमित त्यागी प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये भी तो एक बियरर हो गया। इसीलिए इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे सारे बियरर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बैंक नोट या करेंसी नोट को इंक्लूड नहीं करूंगा। बैंक नोट या करेंसी नोट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया। ये 500 रुपये का नोट है, आपको कमाना है आगे जाके अच्छे से, बहुत ज़्यादा। चलिए, प्रॉपरली स्टैम्प होना चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस किसकी? वहां तो मैं ऑर्डर दे रहा था मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स की एक्सेप्टेंस चाहिए थी। यहाँ तो मैं खुद ही अपने आप को प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सेप्टेंस तो उस पर हो ही गई। आपको स्पेसिमेन दिया हुआ है, 3 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे प्रिया और इज ऑर्डर, या तो प्रिया को या जिसको वो ऑर्डर करेंगे उनको 10 लाख रुपीज में पे करूंगा। यहाँ पर रोहन जो है वही मेकर है और वही ड्रोवर है, दोनों वही है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है टू पे, प्रोमिसरी नोट कंटेन ओनली अ प्रॉमिस टू पे। देयर आर जनरली 3 पार्टीज, ऐसा नहीं है कि हमेशा 3 ही होगी, एक ड्रोवर, एक ड्रोई और एक पेई। ड्रोवर जिसने बनाया, ड्रोई जो पे करेगा, पेई जिसको पैसा मिलेगा। यहां पे बेसिकली 2 पार्टीज होती है, मेकर और पेई, और मेकर ही ड्रोवर होता है। अब बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, बिल यहाँ पर पे करता है एक्सेप्टर, यहाँ पे जो मेकर होता है वो पे करता है। यहाँ पर बिल बनाता कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कैसे बच्चे? मुझे मिस्टर राजीव का पैसा देना था, तो मैं क्रेडिटर हूँ, मुझे पैसा देना है, तो मैंने बनाया और मैंने ऑर्डर दिया किसको? मिस्टर एक्स को। यहाँ पे डेटर बनाता है। ड्रोवर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन, मैंने आपको बताया ना, ड्रोवर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। अब यहां पर क्या है, मान लो मैं ऑर्डर दे रहा हूं या आपको पैसे लेने हैं, तो मिस्टर राजीव ऑर्डर दे रहे हैं। मिस्टर राजीव कहते हैं मैं ऑर्डर देता हूं सुमित त्यागी को कि वो मेरे पैसे दे 3 महीने बाद। तो यहां पर जो ड्रोवर है यानी मैं हूं, आप तो मेकर हो गए, सॉरी आप तो ड्रोवर हो गए और मैं एक्सेप्टर हो गया और आप पे ही हो गए। तो ड्रोवर और पे ही सेम हो सकता है, मेकर अलग है। प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पे कैन नॉट बी सेम, वो तो सेम नहीं हो सकते। देखो आप ना ध्यान से दोबारा समझ लो एक बार, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। मैं बात करता हूं, आपको पैसे लेने हैं मिस्टर राजीव को, मुझे देने हैं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मिस्टर राजीव बनाएंगे। मिस्टर राजीव ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर दिया, क्या लिखा उसमें कि मैं मिस्टर राजीव ऑर्डर देता हूं मिस्टर सुमित को कि वो मेरे पैसे दे। लेकिन अगर यही प्रॉमिसरी नोट होता तो मैं बनाता कि मैं सुमित त्यागी वादा करता हूं कि मैं पैसे दे रहा हूं। ये फर्क है सर। इन बिल ऑफ एक्सचेंज द लाइबिलिटी ऑफ ड्रोवर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। ड्रोवर की लाइबिलिटी यानी जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मेरी लाइबिलिटी बाद में आएगी, पहले मिस्टर एक्स की रहेगी। इसमें तो लाइबिलिटी प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट एक ही बंदे की होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली इफ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन। ये सब बेकार की बात है सर। ठीक है जी, इसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते लेक्चर को।
इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ मिलता हूँ और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चे। थैंक यू, बाय बाय।